फर्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट में से अबाउट सिस्टेमिक रिस्क इज करेक्ट? सिस्टेमिक रिस्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिस्टेमिक रिस्क कौन सा सर? सिस्टेमिक रिस्क। फर्स्ट ऑप्शन है सर, सिस्टेमिक रिस्क refers to the failure of an individual bank only। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सर? सिर्फ फेलियर ऑफ एन इंडिविजुअल बैंक ओनली, विदाउट अफेक्टिंग अदर बैंक। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है सर? सिस्टेमिक रिस्क अराइजेस ड्यू टू interconnections between banks through mutual lending and borrowing। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है सर, सिस्टेमिक रिस्क क्यों होता है? बैंक का इंटर रिलेटेड लेंडिंग एंड बोरोइंग रहता है, उसके वजह से। थर्ड बोल रहा है सर, सिस्टेमिक रिस्क हैज नो इम्पैक्ट ऑन लिक्विडिटी और रिसीवेबल्स ऑफ अदर बैंक्स। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है, रेगुलेटर्स आर नॉट कंसर्न अबाउट सिस्टेमिक रिस्क एज इट इज रेयर। सर सिस्टेमिक रिस्क क्या होता है? सिस्टेमिक रिस्क में बैंक ए बी सी डी, ये चार बैंक्स है, ये एक दूसरे को लेंड करते हैं, बोरो करते। एक बैंक फेल हो गया तो इसका रिपल इफेक्ट पूरा कंप्लीट बैंक पे होगा। ठीक है, ये है सिस्टेमिक रिस्क। तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ड्यू टू इंटरकनेक्शंस बिटवीन बैंक्स थ्रू म्यूचुअल लेंडिंग एंड बोरोइंग। बैंक इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को बोरो और लेंड कर रहे हैं। एक बैंक फेल हो गया तो पूरा बैंक फेल होगा, इसी को हम सिस्टेमिक रिस्क कहते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज, क्यों सर? systemic risk arises from interconnections and interdependencies of between banks। When one bank fails, एक बैंक फेल हो गया, other banks that have exposure to it may also face losses or liquidity issues। ठीक है, ये क्यों इनकरेक्ट है सर? ये क्या बोल रहा है? सिर्फ इंडिविजुअल बैंक के लिए बोल रहा है, बट सिस्टेमिक रिस्क एंटायर सिस्टम जो है, एंटायर सिस्टम, पूरा बैंकिंग सिस्टम पे इफेक्ट होता है, नॉट जस्ट वन बैंक। सिस्टेमिक रिस्क डायरेक्टली अफेक्ट रिसीवेबल्स एंड लिक्विडिटी ऑफ अदर बैंक्स। इस वजह से रेगुलेटर इज हाईली कंसर्न अबाउट सिस्टेमिक रिस्क। टॉपिक सर, सिस्टेमिक रिस्क का। सिस्टेमिक रिस्क, सिस्टेमिक रिस्क इज द रिस्क ऑफ, क्या रिस्क है सर? कोलैप्स ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। एंटायर बैंकिंग सिस्टम बोल रहा है सर यहाँ पे, नॉट जस्ट अ सिंगल बैंक। इट occurs ड्यू टू इंटरकनेक्शंस बिटवीन बैंक्स। बैंक के बिटवीन में इंटरकनेक्शंस रहता है, लेंडिंग बोरोइंग, लाइक म्यूचुअल लेंडिंग बोरोइंग, पेमेंट ऑब्लिगेशन, अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। कॉन्टेजियन इफेक्ट, कॉन्टेजियन इफेक्ट क्या होता है सर? फेलियर ऑफ वन बैंक triggers failure in other banks because of receivables and liquidity are affected। Regulators are concerned about systemic risk because पूरा आपका इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। सिस्टेमिक रिस्क इज मेजर चैलेंज फॉर रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक्स बिकॉज इट कैन थ्रेटन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। मेमोरी टिप्स सर, आपको अब ये याद कैसे रखें? वन बैंक फेल्स, उसका डोमिनो इफेक्ट होगा एंड सिस्टम एट रिस्क। ओके, ये क्वेश्चन सब केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है। सिनारियो, अ ग्लोबल बैंक लिमिटेड headquartered in India participates in cross border transaction with multiple
foreign banks. During 1974, a similar situation occurred in Europe when Bankers Hersted in Germany was liquidated before it could settle its US dollar obligation due to time differences. To prevent such risk in the future, international regulators formed a committee under the Bank for International Settlements (BIS). Over the years, this committee developed international banking standards, including Basel I, II, and III. As a compliance officer of Global Bank Limited, you are asked to explain the purpose, origin, and role of this international committee to your new staff. सिनारियो क्या है सर? ग्लोबल बैंक लिमिटेड है, उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। और कहाँ पे होता है सर? ये पार्टिसिपेट करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में विथ मल्टीपल फॉरेन बैंक्स के साथ। 1974 में एक हस्टेड रिस्क करके सर एक कंसेप्ट आया था जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी बैंक में। तो वो बैंक कंप्लीटली लिक्विडेट हो गई। उसे देना था यूएस डॉलर ऑब्लिगेशन, यूएस के बैंक्स को पैसा देना था, बट टाइम जोन डिफरेंस होने की वजह से वो बैंक ओपन होने से पहले लिक्विडेट हो गई और वो एनपीए में चला गया, मतलब वो उसने पैसा रिटर्न नहीं दिया। तो ऐसे रिस्क प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेशनल रेगुलेटर जो कमिटी है, उन्होंने बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में कुछ रेगुलेशंस लाए। वो कमिटी ने क्या क्या डेवलप किया? बेसल 1, 2 एंड 3। तो ग्लोबल बैंक लिमिटेड का एक स्टाफ है जो कि एक्सपीरियंस है, कंप्लायंस ऑफिसर है, उसको बोला कि आप ट्रेनिंग दे दो और नए स्टाफ को सिखाओ। ठीक है, पर्पज क्या है उसका? तो नीचे कुछ ABCDE ऑप्शंस दिए हैं सर, क्या बोलते देखेंगे। द बेसल कमिटी on banking supervision BCBS was formed prevent risk like hostet risk। ये BCBS किस लिए फॉर्म किया है? टू प्रिवेंट हस्टेट रिस्क। ठीक है। सेकंड ऑप्शन कहता है सर बीसीबीएस का हेडक्वार्टर बीआईएस इन बेसल, कहां पे है? बेसल में है, बेसल स्विट्जरलैंड, विच प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। थर्ड ऑप्शन बोलता है सर इनिशियल मेंबर्स ऑफ बीसीबीएस वेयर G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। फोर्थ ऑप्शन डी बोल रहा है सर बीसीबीएस डेवलप्ड इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड सच एज बेसल 1, 2 एंड 3। फिफ्थ का ई कह रहा है सर बीसीबीएस वाज क्रिएटेड टू प्रमोट डीरेगुलेशन एंड रिड्यूस बैंक ओवरसाइट। तो क्वेश्चन क्या है सर? विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है सर। तो फर्स्ट क्या था सर? बीसीबीएस वाज फॉर्म टू प्रिवेंट रिस्क लाइक हर्स्टेट रिस्क। सर फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि बीसीबीएस का मेन फंक्शन ही था कि जैसे हर्स्टेट रिस्क आया तो हुआ, वो बाद में नहीं होना चाहिए। ये इज करेक्ट। बीसीबीएस इज हेडक्वार्टर्ड एट बेसल। बीसीबीएस का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? बीआईएस इन बेसल स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? तो बी इज ऑल्सो correct. Initial members of BCBS were the G20 central bank governors. ये सर रॉन्ग है। इनिशियली सिर्फ सर G10 ही थे, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज था इनिशियली, बाद में जाके G20 हो गया। BCBS डेवलप्ड इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड सच एज बेसल 1, 2, 3। बीसीबीएस ने ही बेसल 1, 2 और 3 लाया है, इस वजह से हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है सर। ठीक है, D is also correct. BCBS was created to promote deregulation and reduce bank oversight. C wrong है सर, सॉरी E wrong है। क्यों? क्रिएटेड टू प्रमोट, रेगुलेशन प्रमोट करना है सर। डीरेगुलेशन करके क्या करेगा? रेगुलेशन। और जो रिस्क है बैंक, वो रिस्क रिड्यूस करना है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है सर? ये B and D, which is C is correct answer. Correct.
ए करेक्ट है सर अपना। बीसीबीएस वाज फॉर्म्ड आफ्टर Bankers Herstat failure in 1974 to address its settlement risk, also called Herstat risk. इसका नाम ही आ गया सर Herstat risk। करेक्ट, बीसीबीएस हेडक्वार्टर पीआईएस बेसल में है सर। सी इनकरेक्ट, स्टार्टिंग में सर G10 सेंट्रल गवर्नमेंट्स थे, नॉट G20। डी सर करेक्ट था, इश्यूड इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग ये वाला था। ये सर इनकरेक्ट था, क्योंकि बीसीबीएस वाज फॉर्म किस लिए फॉर्म किया था सर? स्टैंडर्डाइज बैंक रेगुलेशन एंड स्ट्रेंथन सुपरविजन। बैंक को स्टैंडर्ड रेगुलेशन में लाया जाए और उसका जो सुपरविजन है वो स्ट्रेंथन किया जाए, नॉट टू प्रोमोट डीरेगुलेशन। अब सर कुछ शॉर्ट्स नोट्स देखेंगे हम इसका। 13.2 नीड फॉर रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, शॉर्ट नोट्स, तो आपको याद रखने में इजी जाएगा। ठीक है, वाई रिस्क बेस्ड रेगुलेशन नेसेसरी, क्यों चाहिए सर रिस्क बेस्ड रेगुलेशन? इन 1970 बैंकिंग वाज हाईली रेगुलेटेड। 1917 में क्या था सर? बैंक वाज हाईली रेगुलेटेड था। बैंक मेनली उसका मतलब जो बेसिक बेसिक उनका काम था, जैसे कि बैंक मेनली कलेक्टेड डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स। बैंक डिपॉजिट कलेक्ट करता था, लोन्स देता था। क्या था सर उस टाइम पे? रेगुलेशन ज्यादा था तो लिमिटेड कंपटीशन एंड स्टेबल प्रॉफिट्स। डीरेगुलेशन हो गया सर, जब ज्यादा रेगुलेशन था तो ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं थे, रेगुलेशन डीरेगुलेशन, यहाँ पे सर डीरेगुलेशन हो गया। क्या होगा इसकी वजह से सर? कंपटीशन बढ़ गया। क्या हो गया? बहुत सारे प्लेयर्स आने लगे, ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स भी आने लगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो गया डीरेगुलेशन से। बैंक्स आर अनप्रिपेयर्ड फॉर रिस्क एक्सपोजर एंड रिस्क एक्सपोजर इंक्रीज होने लगा। इस वजह से नीडेड ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू कंट्रोल रिस्क एंड मेंटेन फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन होना चाहिए ना सर बैंक में। आपके लोकल बैंक को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा, तो सभी को सेम चांस मिलना चाहिए, इसलिए सर रिस्क बेस्ड रेगुलेशन लाया गया। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है सर, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बेसल में है सर अपना, स्टार्टेड 1930। कब स्टार्ट किया सर? 1930, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ओन्ड बाय सेंट्रल बैंक्स, किसका ओन्ड बाय है सर? सेंट्रल बैंक, सभी बैंक जो है सेंट्रल बैंक उनसे, इंक्लूडिंग इंडिया। इसका रोल क्या है सर बीआईएस का? टू प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या होना है सर? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? अपने क्वेश्चन में था सर बेसल, स्विट्जरलैंड। ऑल्सो ऑफिसेस है सर हांगकांग एंड मेक्सिको सिटी में। Board supervises BIS operations and policy meet greater than or equals to 6 months per year, मतलब ईयरली 2 मीटिंग होना चाहिए सर। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, क्या है सर? बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बीसीबीएस, formed in 1974 by G10 central bank governors, ट्रिगर स्टैटरी बैंक फेलियर, इसी को सेटलमेंट रिस्क ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस स्टैट रिस्क। इसका फंक्शन क्या है सर? डेवलप इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लेवल के बैंकिंग स्टैंडर्ड्स होना है सभी के साथ। सपोज इंडिया कई बार ट्रेड कर रहा है तो सभी के साथ स्टैंडर्ड्स जो है वो सेम होना चाहिए। एंड रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन, इनिशियली G10 थे, नाउ 45 इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 28 jurisdictions. Headquarters BIS Basel. BCBS and global coordination works on cross-country bank regulation. Develop Basel Accords. क्या है सर? Basel 1, 2, 3 standardizes capital adequacy norms, रिस्क मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी रोल, रेगुलेटर का रोल, बैंक का इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल कितना रखना है, ये सभी चीजें बीसीबीएस ने दे दी है।
सर हम शॉर्ट में देख रहे हैं, मैं डिटेल में भी वीडियो बनाया है, कुछ अपलोड किया है, कुछ अपलोड करना है आपको। अभी एग्जाम पास में आए तो कम टाइम में आपका रिवाइज हो सके। बाद में सर फिफ्थ पॉइंट, G20 एंड बेसल नॉर्म्स। G20 फॉर्म इन 1999। G20 क्या है सर? लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी का एक उनका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज विथ लार्जेस्ट इकोनॉमी। फिफ्थ G20 समिट सेउल 2021 एक्सेप्टेड बेसल थ्री नॉर्म्स। कब सर? रिसेंटली 2021 में बेसल थ्री नॉर्म्स एक्सेप्ट कर दिया। G20 फोकसेस ऑन पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी। थ्री पीस है सर। कौन सा? पीपल, प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी, एंड ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट लाइक कोविड-19 रिस्पॉन्स। की टेकअवेज, डीरेगुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। डीरेगुलेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से सर हायर बैंक रिस्क, बैंक का रिस्क बढ़ गया, तो उसकी वजह से रिस्क बेस्ड रेगुलेशन चाहिए सर, रिस्क के बेस पे रेगुलेशन होना चाहिए। बीसीबीएस क्या किया है सर? सेट इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स कर दिया है सर सभी को, मतलब सभी बैंक के लिए सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए। इंश्योर क्रॉस बॉर्डर स्टेबिलिटी। बेसल अकॉर्ड्स प्रोवाइड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। बेसल का मेन फंक्शन ये सर, आपको कैपिटल पे काम करना है और आपका रिस्क मैनेज करना है बस। टिप, स्टेट रिस्क की वजह से बेसल कमेटी आया, बेसल कमेटी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए, उसके बाद में उस हिसाब से उसने बेसल अकॉर्ड्स दिए और रिस्क बेस्ड रेगुलेशन लाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 1988 बेसल कैपिटल अकॉर्ड वन आर करेक्ट? नीचे दिए गए ऑप्शन में से बेसल वन अकॉर्ड के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू लिंक बैंक कैपिटल विथ क्रेडिट रिस्क आफ्टर concerns from लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस। लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस होने के बाद बैंक का कैपिटल क्रेडिट रिस्क के साथ लिंक करने के लिए बेसल वन अकॉर्ड आया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। द मिनिमम कैपिटल टू रिस्क weighted asset CRAR prescribed was 8% globally, while in India it is 9%. Bank assets were classified into five buckets like 0%, 10%, 20%, 50%, and 100% based on counterparty, collateral, and maturity. Tier 1 capital includes, टीयर वन कैपिटल में क्या इंक्लूड हो रहा है? इक्विटी एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, while tier 2 capital include undisclosed reserves, asset revaluation reserves, general provision, and hybrid instruments. Off balance sheet exposure such as letter of credit included in risk weighted assets using a variable credit कन्वर्शन फैक्टर्स। ऑप्शन दिया गया है सर, अब हमें इसमें से कौन सा करेक्ट है ये सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वाला क्या बोला है? इंट्रोड्यूस बैंक कैपिटल विथ क्रेडिट रिस्क। क्या हो रहा है सर? लिंक हो रहा है बैंक कैपिटल विथ क्रेडिट रिस्क। तो लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस क्यों हुआ था सर? बैंक के पास कम कैपिटल था, इस वजह से क्राइसिस हो गया। फर्स्ट इज करेक्ट। द मिनिमम कैपिटल सीआरईआर कितना हो? ग्लोबली 8% है और इंडिया के लिए 9% है। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, बैंक असेट्स वेयर क्लासिफाइड इनटू, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिस्क, बैंक के जो असेट्स है उसको 5 बकेट्स में क्लासिफाई किया गया था इसमें बेसल वन में। थर्ड इज आल्सो राइट। फोर्थ भी राइट है, क्योंकि टीयर 1 कैपिटल में इक्विटी एंड डिस्क्लोज रिजर्व्स रहता है और टीयर 2 में अनडिस्क्लोज रिजर्व्स,
asset revaluation reserves, जनरल प्रोविजन एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर भी सर इसमें इंक्लूड किया गया है विथ वेरिएबल क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर। सो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन सर, बेसल वन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988। कब इंट्रोड्यूस हुआ सर? 1988 में। टू लिंक बैंक का कैपिटल विथ रिस्क के साथ बैंक का कैपिटल लिंक किया गया है सर, prompted by इंटरनेशनल क्राइसिस। मिनिमम सीआरआर कितना है? सीआरआर सर 8% ग्लोबली। आरबीआई ने रिक्वायर्स 9%, आरबीआई ने 9% बोला है सर, ज्यादा कुशन लिया है बैंक ने, आरबीआई ने। Asset classified into five buckets, five risk buckets based on credit risk. Tier 1 कैपिटल में क्या आता है सर? कोर कैपिटल includes इक्विटी, डिस्क्लोज रिजर्व्स। टीयर 2 में सर सप्लीमेंट्री कैपिटल, अनडिस्क्लोज रिजर्व्स, प्रोविजंस एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स आर इंक्लूडेड यूजिंग वेरिएबल क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर। अब सब थोड़ा शॉर्ट नोट्स में देखें, थोड़ा फास्ट फास्ट इसमें। बेसल वन 1988, बेसल कैपिटल अकॉर्ड आया 1988 में। बैकग्राउंड और नीड, क्यों जरूरत थी सर? अर्ली 1980s पोस्ट डीरेगुलेशन हायर बैंकिंग रिस्क। डीरेगुलेशन के बाद बैंक का रिस्क बढ़ गया, उसी बीच में लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस आया था सर। हाईलाइटेड रिस्क ऑफ डिटोरेटिंग कैपिटल रेशियोज इन बैंक। कैपिटल कम होने की वजह से लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस आ गया। देन 1988 में बेसल अकॉर्ड इंट्रोड्यूस किया गया विथ मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड लिंक टू क्रेडिट एक्सपोजर। आपका कैपिटल क्रेडिट एक्सपोजर के साथ लिंक किया गया। इम्प्लीमेंटेड इन G10 कंट्रीज बाय 1992, बट जापान ने थोड़ा एक्सटेंशन दे दिया, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन, थोड़े दिन के बाद इम्प्लीमेंट किया। इसमें मेन क्या था सर? कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क। मेन कंस्ट्रेंट किसे पे था सर? कैपिटल एडिक्वेसी। मिनिमम सीआरएआर जो ऊपर हमने देखा था 8%, बेसल वन ने 8% बोला था, इंडिया ने 9% रखा। एक्सक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर, कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना है सर? 2.5 है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना है सर? 2.5%। ठीक है। एक्सक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर सर 9% रखना है इंडिया में। असेट वेयर क्लासिफाइड इनटू 5 बकेट्स, 0%, 10%, 20%, 50%, 100%। गवर्नमेंट बॉन्ड को 0%, बैंक डेट 20%, अदर 100%। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स इंक्लूडेड वाया क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है सर? कैपिटल क्या होता है सर? बैंक का कैपिटल, कैपिटल किससे होता है? टीयर 1 प्लस टीयर 2, दोनों मिला के बैंक का पूरा कैपिटल बन जाता है। बट अब टीयर 1 में क्या आता है सर? इक्विटी, डिस्क्लोज रिजर्व्स। टीयर 2 क्या है सर? सप्लीमेंट्री कैपिटल, अनडिस्क्लोज रिजर्व्स, asset revaluation reserves, general provision of loan loss reserves, हाइब्रिड डेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। कुक रेशियो को ही बोला गया है सीआरएआर एंड बेसल वन अकॉर्ड का टाइप। सीआरएआर क्या है सर? आपका कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट। कैपिटल डिवाइडेड बाय सीआरएआर, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट। पर्पस क्या है सर? लिंक विथ रिस्क ऑफ असेट। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट इंटरनेशनल अटेम्प्ट एट रिस्क बेस्ड कैपिटल स्टैंडर्ड्स। बेसल वन क्या था सर? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर रिस्क बेस्ड कैपिटल स्टैंडर्ड्स बनाने का। क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू सिंपल एंड
आर्बिट्ररी। ये तो सिर्फ फाउंडेशन था फॉर बेसल 2 एंड बेसल 3, और आगे भी बहुत सारे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो के ऊपर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है सर, अ बैंक हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट आइटम्स। ये जो नीचे दिया है सर, बैंक का क्या है सर, बैलेंस शीट है। ठीक है, नीचे दिया है सर एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें क्या है सर, टीयर 1 कैपिटल है, टीयर 2 कैपिटल है, और एक नोट भी दिया गया है, टीयर 2 कैपिटल कैन नॉट एक्सीड टीयर 1 कैपिटल व्हाइल कैलकुलेटिंग CRAR। ठीक है, टीयर 2 कैपिटल एक्सीड नहीं होना चाहिए टीयर 1 कैपिटल से व्हाइल कैलकुलेटिंग CRAR। नाउ calculate the CRR, capital to risk weighted assets ratio, and determine whether the bank meets the minimum requirement of 9% as per RBI norm। तो सर हमें सिर्फ ये कैसे कैलकुलेट है ये देखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये बैलेंस शीट में क्या दिया है सर, यहाँ पे बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स मतलब आइटम्स है, और यहाँ पे क्या है सर, अमाउंट है, और इस आइटम्स को उन्होंने रिस्क वेट दिया है परसेंटेज में, परसेंटेज में। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर, हम फर्स्ट स्टेप यही करेंगे सर। फर्स्ट स्टेप रहेगा, हमें कितना कैपिटल रखना है असेट में, हमें कितना कैपिटल रिस्क वेटेड असेट्स का है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिस्क वेटेड असेट का कितना कैपिटल है वो हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सर यहाँ पे कैश विथ आरबीआई कितना है सर, रिस्क 0% है, तो 500 मल्टीप्लाई 0, तो आपको रखना है 0 पे, ये अमाउंट आएगा सर करोड़ में। ठीक है, यहाँ पे भी करोड़ में है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए रिस्क कितना है सर, 0, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा सर, 0। लोन्स टू कॉर्पोरेट ट्रिपल ए रेटेड 20% है सर, कीजिए 2000 का 20% कितना आएगा सर, आएगा सर 400। कैलकुलेट कीजिए, 2000 इंटू 20% मतलब 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, ये आया अपना 400। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लोन्स टू कॉर्पोरेट अनरेटेड, उसको रेटिंग ही नहीं है सर। ठीक है, मतलब कितना रखना है सर, 100%। 100% मतलब ये 100% है, तो कितना 100% मतलब जितना लोन दिया है उतना आपको कैपिटल रखना है। हाउसिंग लोन्स फुल्ली सिक्योर्ड 1000 करोड़ दिया है सर आपने, 50% मतलब कितना आएगा सर, 500 करोड़। नेक्स्ट सर, अदर असेट के लिए रिस्क वेट कितना है सर, 100%, ये भी आपको फुल रखना है। कैलकुलेट कीजिए सर कितना होगा, ये 5 10 2500, 2900, तो आपको इतना रिस्क वेटेड कैपिटल रखना पड़ेगा फॉर रिस्क। ठीक है, 2900। तो नेक्स्ट क्या है सर अपना, ये फॉर्मूला क्या है सर, CRAR का। CRAR का फॉर्मूला क्या है सर, CRAR इज इक्वल्स टू कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट। ठीक है, कैपिटल क्या है सर, कैपिटल में इंक्लूड होता है टीयर 1 प्लस टीयर 2, टीयर 1 प्लस टीयर 2, बट यहाँ पे टीयर 1 कितना है सर, 400। ठीक है सर, 400 प्लस टीयर 2 कितना है, 350। एक नोट दिया है सर यहाँ पे, टीयर 2 कैपिटल कैन नॉट एक्सीड टीयर 1 कैपिटल व्हाइल कैलकुलेटिंग। सपोज टीयर 2 में 400 के ऊपर कोई भी अमाउंट रहता तो हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 400 ही कंसिडर करते मैक्सिमम। यहाँ 500 रहता तो हम 400 ही ले लेते, क्योंकि यहाँ पे टीयर 2 में एक कंडीशन दिया है। तो ये कितना होगा सर, टोटल 750 करोड़। ठीक है,
तो अब मुझे इस फॉर्मूले में बिठाना है 750 करोड़ मेरा टोटल कैपिटल है डिवाइडेड बाय 2900 कितना आएगा सर? 25.86% आएगा 20। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ बैंक हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। ये है, ये पीसीआर का है सर। आप खुद एक बार ट्राई कीजिए कैलकुलेट करने का, ठीक है। और आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली, क्या करना है सर, करेक्टली डिस्क्राइब द 1996 अमेंडमेंट टू द 1988 Basel Accord introduced by the Basel Committee on Banking Supervision। बीसीबीएस ने 1988 में जो बेसल अकॉर्ड आया था उसको अमेंडमेंट किया 1996 में। उस रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें कि हमें कौन से करेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट सर, banks were allowed to use internal proprietary models like war to measure market risk using 99% confidence level, 10-day horizon and 1 year historical data। इसमें सर ये करेक्ट है, क्योंकि जो नया अमेंडमेंट आया उसमें मार्केट रिस्क को इंक्लूड किया गया है और इसमें बैंक्स को अलाउ किया गया है। बैंक्स आर अलाउड टू यूज इंटरनल प्रोप्राइटरी मॉडल, बैंक का इन हाउस मॉडल, इंटरनल प्रोप्राइटरी मॉडल लाइक वॉर मॉडल्स टू मेजर मार्केट रिस्क। इंटरनल मॉडल यूज करके आप मार्केट रिस्क मेजर कर सकते हो यूजिंग 99% कॉन्फिडेंस लेवल, 10-day हॉरिजॉन एंड 1 year हिस्टोरिकल डेटा। इसका लिए मैंने डिटेल वीडियो बना के अपलोड किया है सर, आप वो देख सकते हैं। B. Banks using internal models must calculate capital charge as the higher of previous stage war or 3 times of the 60 days average war with an additional plus factor based on backtesting results। क्या है सर, आप में से दोनों में से जो भी हायर है, बैंक को जो कैपिटल क्या है सर, हायर प्रीवियस डे हायर और 3 times ऑफ 60 डेज, दोनों में से जो भी हायर है हमें वो यूज करना है। ठीक है, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। बैंक्स कुड इश्यू शॉर्ट टर्म सबॉर्डिनेट डेट टियर 3 कैपिटल टू मीट पार्ट ऑफ देयर मार्केट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब आपको मार्केट रिस्क का कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए बैंक को अलो किया गया है शॉर्ट टर्म सबॉर्डिनेट डेट अंडर टियर 3 कैपिटल। ठीक है, सी इज ऑल्सो करेक्ट। द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन अल्टरनेट स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच requiring mark to market of the trading book and applied to both bank and securities firms। D is also correct. BCBS had formal legal authority to enforce these rules globally। ये रॉन्ग है सर, लीगली लीगल अथॉरिटी नहीं है सर बी से, सिर्फ वो डायरेक्शन दे सकता है अपने सेंट्रल बैंक्स को कि आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये लीगल अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ ही इज इनकरेक्ट, बाकी ऑल आर करेक्ट। इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ए बी सी डी आर करेक्ट, ई इज इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट आंसर, ये इज ट्रू। ट्रू क्यों है?
बैंक्स वेर अलाउड, बैंक को अलाउ किया गया है यूज इन हाउस वॉर मॉडल्स टू मेजर मार्केट रिस्क। ठीक है, मार्केट रिस्क मेजर करने के लिए इन हाउस वॉर मॉडल यूज कर सकते विथ 99% कॉन्फिडेंस। 10 डे होल्डिंग पीरियड, टाइम होरिजन क्या है सर? 10 डे, और एटलीस्ट 1 ईयर पास डेटा आपको कैलकुलेट करना है। बी इज ऑल्सो करेक्ट। कैपिटल चार्ज हायर ऑफ प्रीवियस स्टेज वर और थ्री थ्री इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन है, 3 टाइम्स average war of last 60 days with an additional plus factor from back testing। ये प्लस फैक्टर के लिए भी हमने डिस्कस किया है। सी, बैंक शुड बैंक could use tier 3 capital short term subordinate debt to meet part of their market risk capital। मार्केट रिस्क कैपिटल के लिए बैंक अंडर टियर 3 कैपिटल उठा सकता है फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। डी, true, standardized building block approach introduced, bank had to segregate trading books and mark to market। E is false, क्यों? BCBS has no legal enforcement authority, it only recommends guidelines and standards which national authorities implement like RBI। अभी सर शॉर्ट नोट्स याद रखने के लिए आपको एग्जाम के लिए, इंट्रोड्यूस टू कवर, ये अमेंडमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया सर? मार्केट रिस्क को इंक्लूड करने के लिए। प्राइस रिस्क इन ट्रेडिंग बुक, इंप्लीमेंटेड इन 1998। ठीक है। अलाउड इंटरनल इन हाउस वॉर मॉडल्स, इन हाउस वॉर मॉडल्स किस, कौन से कॉन्फिडेंस लेवल पे सर? 99% कॉन्फिडेंस लेवल यूज करना है आपको, और पीरियड 10 डे हॉरिजॉन और 1 ईयर डेटा। कैपिटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है सर आपको, जो कैपिटल चार्ज हो रहा है? कैपिटल चार्ज हायर ऑफ प्रीवियस डेज वर और 3 into 60 डे एवरेज वर प्लस एक प्लस फैक्टर आता है, जो आप मॉडल यूज कर रहे हो ना बैक टेस्टिंग में, उससे निकलेगा सर वो। इंट्रोड्यूस्ड बैक टेस्टिंग फॉर मॉडल वैलिडेशन, मॉडल आपका जो मॉडल इसको वैलिडेट करने के लिए बैक टेस्टिंग यूज किया गया है। परमिटेड टियर 3 कैपिटल शॉर्ट टर्म सबॉर्डिनेट डेट फॉर मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क का जो कैपिटल रिक्वायर चाहिए आपको, उसके लिए आप टियर 3 कैपिटल ले सकते हो मार्केट से। अल्टरनेट स्टैंडर्डाइज बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच, इसमें सर एक जनरल है और सेकंड सर स्पेसिफिक है। बैंक्स टू सेग्रीगेट trading book and mark to market all positions applicable to both banks and securities firm। ये सर इंपॉर्टेंट है, बैंक को भी अप्लाई करेगा और सिक्योरिटीज फर्म, जो जो फर्म सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। 9 नंबर, BCBS has no enforcement power, it issues guidelines, कंट्री इम्प्लीमेंट, सिर्फ गाइडलाइंस इशू करता है, कंट्री उसे इंप्लीमेंट। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है सर यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द नीड फॉर रिवीजन ऑफ बेसल 1 एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसल 2। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है जिसमें बेसल 1 की रिवीजन की क्यों जरूरत पड़ी, नीड फॉर रिवीजन ऑफ बेसल 1 एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसल 2, बेसल 2 के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सर, बेसल 1 वाज नॉट रिस्क सेंसिटिव इनफ, it treated exposure on AAA rated and B rated companies the same with 100% risk।
ये करेक्ट है सर। बेसल वन में क्या होता था, आपका सभी रेटेड कंपनी को डब ट्रिपल ए डबल ए बी जो भी है उसको आपको सेम रिस्क वेट देना पड़ता था। तो ये इज करेक्ट। बेसल वन encouraged lending to high risk asset because capital requirement was uniform, ignoring risk return differences। तो बैंक क्या सोचेगा, मुझे ट्रिपल ए में भी सेमी कैपिटल रखना है और बी को भी सेमी कैपिटल रखना है, तो मुझे बी को लेंड किया तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ट्रिपल ए को लेंड करूंगा तो कम रिटर्न मिलेगा, इसलिए बी इज आल्सो करेक्ट। तो बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, बैंक को इंकरेज कर रहा है बेसल वन कि भाई तुम हाई रिस्की एसेट्स को लेंड करो। सी, बेसल वन डिड नॉट रिकॉग्नाइज credit risk mitigants such as collateral guarantees or securitization। बेसल वन में क्या होता था सर, आप कोलेटरल देने दो, गारंटी कुछ भी देने दो, आपको सेम ही सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को सेमी कैपिटल रखना पड़ता था। सी इज आल्सो करेक्ट। Basel One fully included operational risk and technology related risk in its framework। Basel One में था सर ऑपरेशनल रिस्क? नहीं। 1988 में सिर्फ क्रेडिट रिस्क आया, 1996 में रिवाइज करके मार्केट रिस्क आया। तो डी इज रॉन्ग। Basel II aimed strengthen the stability of the banking system। Basel II का एम क्या था, बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल करे एंड प्रमोट स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बैंकिंग सिस्टम स्टेबल करे और बैंक का रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्गर करे। ई इज आल्सो करेक्ट। सो अपना डी इज इनकरेक्ट, बाकी सभी करेक्ट। ए बी सी डी आर इनकरेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ये क्यों ट्रू है सर, बेसल वन यूज्ड यूनिफॉर्म रिस्क वेट्स, सभी को यूनिफॉर्म रिस्क वेट दे रहा है, फेलिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई एंड लो रिस्क बोरोवर्स। ठीक है। रिलायंस को भी सेम ही रखा है, किंगफिशर एयरलाइंस को भी सेम ही रखा है सर। बी ट्रू है सर, बिकॉज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वाज द सेम फॉर ऑल कॉर्पोरेट्स, बैंक प्रिफर्ड हाई रिस्क हाई रिटर्न लेंडिंग। C is also true, sir, because Basel One ignored credit risk mitigants like collateral guarantees, securitization। वहां पे secured and unsecured को सेम ही ट्रीट किया गया है बेसल वन में। डी क्यों फॉल्स है सर, बेसल वन डिड नॉट कंसिडर ऑपरेशनल रिस्क। बेसल वन में ऑपरेशनल रिस्क कंसिडर ही नहीं किया है, सच एज साइबर फ्रॉड्स एंड सिस्टम फेलर्स, ये कंसिडर ही नहीं किया गया। E is correct। बेसल टू was designed to stability, किसके लिए सर, बैंक की स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट ग्लोबली। ठीक है। नेक्स्ट सर, शॉर्ट नोट्स याद रखने के लिए, व्हाई बेसल वन नीडेड एन अपग्रेड, क्यों अपग्रेड करना पड़ा। बेसल वन में कुछ फ्लॉज थे सर, क्या क्या थे, वन साइज फिट्स ऑल, मतलब ऑल कॉर्पोरेट इज इक्वल टू 100% रिस्क वेट, कोई भी रहने दो सर, आपका हाई रिस्क वाला रहने दो, लो रिस्क वाला, लो रेटेड और हाई रेटेड कुछ भी रहने दो, उसको 100% रिस्क वेट था। रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी सेम ही रखा गया, और किंगफिशर एयरलाइंस, ये जो जो छोटे छोटी कंपनी उसको भी सेम ही रिस्क वेट देना पड़ता था। ऑल बैंक 20%। यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों में डिफरेंस है ना, यस बैंक का क्या हुआ था अभी, उसमें भी सेम ही वेट रखना पड़ा सर। नो डिफरेंस बिटवीन डबल ए एंड ट्रिपल ए एंड बी रेटेड कंपनी। बैड इंसेंटिव, इस वजह से रिस्क सभी को सेम दिया, रिस्क वेट सभी को सेम दिया गया, इसलिए बैंक्स टू टेक ऑन मोर रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स बिकॉज कैपिटल चार्ज वाज द सेम। हाई रिस्क दे दो, लो रिस्क दे दो, मेरा कैपिटल जितना रखना है मुझे उतना ही रखना है। ठीक है। डिसीजन वेयर बेस्ड ऑन रेगुलेटरी रूल्स,
नॉट ऑन इकोनॉमिक सेंस। ठीक है। इग्नोर्ड सेफ्टी नेट क्या है सर अपना? नॉट रिकॉग्नाइज कोलेटरल गारंटीज अदर रिस्क रिड्यूसर्स। मिस्ड अ मेजर रिस्क, कौन सा रिस्क मिस हुआ था सर? नो कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क लाइक साइबर अटैक्स फ्रॉड एंड सिस्टम फेलर्स। गोल्स ऑफ बेसल टू का गोल्स क्या है सर? ये देखेंगे ऊपर के जो जो प्रॉब्लम थे बेसल टू में फिक्स किए, जो फ्लॉज थे यहाँ के भाई ने फिक्स कर दिए फ्लॉज। स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम, इंश्योर फेयर प्ले, नो कॉम्पिटिटिव इनइक्वालिटी, सभी बैंक को सेम चांस, बैंक विल गेट, ऑल बैंक विल गेट फेयर चांस, सभी को कंपटीशन में रखना है। प्रोमोट बेटर रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द बेसल टू accord introduced a comprehensive three-pillar structure. A key challenge that emerged for supervisors globally under this new framework was बेसल टू अकॉर्ड इंट्रोड्यूस किया, थ्री पिलर स्ट्रक्चर है उसमें। अब इसमें की चैलेंज क्या आ रहा है? की चैलेंज फॉर सुपरवाइजर्स ग्लोबली ये यूज फ्रेमवर्क यूज करने के लिए। ठीक है। अब सर इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। द नीड टू मैंडेट, क्या बोल रहा है सर? द नीड टू मैंडेट यूनिफॉर्म single approach for calculating credit risk across all jurisdictions to ensure absolute consistency. Second one is the requirement to approve banks' use of sophisticated internal models across multiple jurisdictions, demanding greater cross-border supervisory cooperation. The complete elimination of the standardized approach, forcing all banks to adopt immediately advanced measurement methods. Fourth बोल रहा है the reduction of the minimum CRAR from 9% to 8% banks to align with new international standards. अब सर इसमें की चैलेंज क्या है? डी है क्या सर? क्योंकि डी में तो हमें 8% रखना ही है। ठीक है। डी इज रॉन्ग। द कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन, क्या बोल रहा है? कंप्लीट इलिमिनेट करो स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन, तो है क्या सर? नहीं, हम अभी भी स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज करते हैं। सी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब बचा ए एंड बी। द रिक्वायरमेंट अप्रूव्स बैंक्स यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंटरनल मॉडल्स अक्रॉस मल्टीपल jurisdictions डिमांडिंग ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर सुपर। बी का मतलब क्या है सर? बी क्या बोल रहा है? सपोज एक बैंक है, यहाँ पे क्या सर? इंटरनल मॉडल यूज कर रहा है, इंटरनल मॉडल। ठीक है। इंटरनल मॉडल में क्या होता है सर? बैंक खुद का मॉडल यूज करता है। ये क्या है सर? एक बैंक है और इसका मेन हेडक्वार्टर यूके में है और उसका एक ऑफिस है इंडिया में और एक ब्रांच है यूएसए में। अब सर जो मॉडल यूज कर रहा है, ठीक है सर, हेडक्वार्टर कहाँ है? यूके में, तो इसका मेन रेगुलेटर क्या है? कहाँ का आएगा सर? यूके का, उनका सेंट्रल बैंक। जब इंटरनल मॉडल यूज कर रहा है तो उसे वहां से अप्रूव करना रहता है। किससे सर? इसके सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक से अप्रूव करा लिया और यही मॉडल इंडिया में यूज कर रहा है, यही मॉडल यूएसए में यूज करेगा। बट ये भी उनके सेंट्रल बैंक जो है, यहाँ के सेंट्रल बैंक, वो भी अप्रूव करना पड़ता है। बट इस केस में क्या बोल रहा है सर? सोफिस्टिकेटेड इंटरनल मॉडल अक्रॉस मल्टीपल जुडिक्टेशन डिमांडिंग, ये यहाँ पे कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। क्या बोल रहा है सर? जो मॉडल यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वही एक सेम बैंक, वहां पे
जो सुपरवाइजर है एक दूसरे में कोऑपरेशन होना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द नीड टू मैंडेट यूनिफॉर्म सिंगल अप्रोच फॉर कैलकुलेट क्रेडिट रिस्क में लिए सर अलग अलग है, अलग अलग अप्रोचेस है अपना कैलकुलेट करने के लिए। तो बी इज करेक्ट। इसका सिंपल मीनिंग ये समझिए कि एक बैंक है, सपोज मैं आप यहाँ पे और एक बार आपको बोलता हूँ। एचएसबीसी बैंक कहाँ का है सर? हेडक्वार्टर यूके में है, ठीक है। ये ऑपरेट कर रहा है यूएसए एंड इंडिया में भी। अब जब ये इंटरनल रिस्क मॉडल यूज करेगा तो इसको एचएसबीसी को यूके के सेंट्रल बैंक से अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो अप्रूव किया है उसमें यूएसए एंड इंडिया के जो सुपरवाइजर है उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल बैंक को। तो यही दिक्कत आने लगी बेसल टू में, ठीक है। चलो तो देखते हैं करेक्ट आंसर बी है या नहीं। द करेक्ट आंसर बी, द रिक्वायरमेंट to approve banks' use of sophisticated internal models across multiple jurisdictions, demanding greater cross-border supervisor cooperation. One challenge that supervisors worldwide faced under Basel II was the need to approve the use of certain approaches to risk measurement in multiple jurisdictions. It demanded an even greater degree of cooperation between home and post supervisor, जैसे HSBC. This was a direct consequences of allowing banks to use internal models like IRB, AMA, which required validation by regulators in different countries where the bank operates. ठीक है, समझ गए। सेम बैंक अलग अलग कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो उनका जो मॉडल है वो वैलिडेशन करने के लिए अलग अलग रेगुलेटर लगते, उस टाइम पे कोऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे फर्स्ट। अंडर द पिलर वन फ्रेमवर्क ऑफ बेसल टू, हाउ वाज द ट्रीटमेंट हाउ वाज द ट्रीटमेंट ऑफ मार्केट रिस्क डिफरेंट फ्रॉम द क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क। पिलर वन में क्या है सर? तीन अलग अलग रिस्क के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ क्या पूछ रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ मार्केट रिस्क कैसे डिफरेंट है फ्रॉम क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ऑप्शन ये दिया गया है सर, इट वाज द ओनली रिस्क फॉर विच नो स्टैंडर्डाइज अप्रोच वाज मेड अवेलेबल फोर्सिंग बैंक्स टू यूज प्रोप्राइटरी मॉडल। तो सर सभी में अपना स्टैंडर्डाइज मॉडल है, तो ये तो नहीं है। Its capital calculation framework was carried forward unchanged from the 1996 amendment, while new methods were introduced for credit risk and operational risk. ठीक है, बी इज करेक्ट है सर। हम क्रेडिट रिस्क के लिए नया मॉडल लाए हैं, मेथड लाए हैं, ऑपरेशनल तो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। बी इज करेक्ट। और जो मार्केट रिस्क है उसको जैसे कि वैसे कैरी फॉरवर्ड किया है। It was innately excluded from the minimum capital requirement calculation and was only addressed under Pillar 2. C is wrong, वो Pillar 1 में ही है। For market risk, internal model method was mandatory unlike optional advanced approach risk. नहीं सर, ये भी wrong। बी इज करेक्ट। इस कैपिटल कैलकुलेशन फ्रेमवर्क वाज कैरिड फॉरवर्ड जैसे कि जैसे 1996 अमेंडमेंट से यहाँ आया है। वैल्यू मेथड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क के लिए सर न्यू मेजरमेंट आया है, ऑपरेशनल रिस्क नया आया है, बट मार्केट रिस्क अनचेंज्ड। दिस मीन्स द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट रिस्क कैपिटल standardized and internal models that were established in 1996 market amendments were incorporated in Basel II without major revision। ठीक है, तो जैसे पहले था वैसे ही अभी आया है। सर शॉर्ट डिस्कशन याद कैसे रखेंगे सभी चीजें? सर बेसल टू अकॉर्ड का ओवरव्यू,
प्रपोज कब हुआ? 1999 में। फाइनल फ्रेमवर्क कब आया? जून 2004 में। और कंप्रहेंसिव वर्जन इन जून 2006। फाइनल वर्जन जो है कंप्रहेंसिव सभी ओके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सर? टू मेक कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर रिस्क सेंसिटिव, जो बेसल वन में अब्सेंट था। इनकरेज बेटर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए बैंक्स में। ठीक है। थ्री पिलर्स ऑफ बेसल टू। फर्स्ट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ थ्री मेजर रिस्क। पिलर वन थ्री मेजर रिस्क कौन सा है? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में न्यू मेजरमेंट अप्रोचेस ऐड किया गया है सर। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज आईआरबी फाउंडेशन, आईआरबी एडवांस अप्रोच। मार्केट रिस्क में अनचेंज फॉर 1996 स्टैंडर्डाइज टू टाइप है, एक मैच्योरिटी, एक ड्यूरेशन मेथड और इंटरनल मॉडल्स। ऑपरेशनल में क्या है सर? ये तो ब्रांड न्यू इंक्लूड किया गया है, बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज एंड एडवांस मेजरमेंट। और यहाँ पे अपना सर ये देख लीजिएगा, मैं नोट्स अटैच कर दूंगा। गोल मैच कैपिटल, इसका गोल था पिलर वन का गोल क्या है सर? मैच कैपिटल टू रियल रिस्क लेवल्स। ठीक है। पिलर टू में क्या है सर? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, रेगुलेटर के बारे में बोला गया है। फोकस ओवरसाइट बाय रेगुलेटर्स, फोकस चाहिए रेगुलेटर्स का। इवेल्युएट ओवरऑल रिस्क असेसमेंट ऑफ बैंक्स, कौन इवेल्युएट करेगा सर? रेगुलेटर। इंश्योर साउंड इंटरनल कैपिटल प्रोसेस, अप्लाई पीसी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इफ शॉर्टफॉल occurs, प्रिस्क्राइब एक्स्ट्रा कैपिटल वेयर इंटरनल सिस्टम्स आर वीक। ठीक है। encourages constant dialogue between banks and supervisors. पिलर थ्री मार्केट डिसिप्लिन, ये रिपोर्ट कार्ड जैसा है, मार्क स्टूडेंट का मार्क आता है ना, मार्कशीट डिस्क्लोज कर रहा है, वैसे ही बैंक को ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, एनहांस्ड पब्लिक डिस्क्लोजर, आपको मार्केट को डिस्क्लोज करना रहता है, आपको इंफॉर्मेशन लाइक कोर प्लस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मस्ट बी पब्लिश्ड सेमी एन्युअली, एटलीस्ट सेमी एन्युअली आपको पब्लिश करना ही करना है। बिल्ड ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड मार्केट कॉन्फिडेंस। की डेवलपमेंट सर, इनिशियल फोकस बैंकिंग बुक 2004, स्टार्टिंग में जब आया तो बैंकिंग बुक आया, लेटर उसमें एडिशन हो गया सर ट्रेडिंग बुक विथ आईओएससीओ 2005। ठीक है। ट्रेडिंग बुक ऐड कर दिया गया, और जब ये दोनों ऐड होके आया तो ये 2006 में फुल ये चीज आई सर। विथ विथ इंटरनेशनल और कोऑपरेशन विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ये ट्रेडिंग बुक इसके कोऑपरेशन से आया। चैलेंज क्या होगा सर? क्रॉस बॉर्डर कैपिटल ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड अप्रोचेस। सॉल्यूशन क्या सर? 2000 गाइडेंस ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड सुपरवाइजिंग। हमने जो क्वेश्चन में देखा था, जब रिस्क असेसमेंट इंटरनल यूज कर रहे हो तब दिक्कत आ रही थी, इसलिए 2006 में गाइडेंस ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे निकाला गया। इंडियन टैक्स टिल मार्च 1999 8% था सर, फ्रॉम मार्च 2000 9%। ongoing basis continuous compliance is required। ठीक है। की फोकस, की फोकस क्या है सर? मोर रिस्क सेंसिटिव, रिवार्ड्स बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एड्रेसेस फाइनेंशियल इनोवेशन। फाइनेंशियल इनोवेशन मतलब नया जो आया डेरिवेटिव, बाद में अपना ये मॉर्गेज वाला सिक्योरिटाइजेशन, उस पे ज्यादा फोकस है। comprehensive risk coverage, credit, market, and operational, encourages stronger risk management practices।